हेलो फ्रेंड्स, स्वागत आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल टॉप रैंक स्टडी में। हम आपके लिए लेकर चल रहे हैं स्पेशल सीरीज ऑफ रीजनिंग फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम, जिसका आज हम नए टॉपिक लेके चलेंगे कैलेंडर। कैलेंडर का सामान्य तौर पर यूज हम वर्तमान समय की स्थिति जानने के लिए करते हैं। रोक लें थोड़ा सा। कैलेंडर का यूज हम अपने घरों में वार, दिन, साल, महीना जानने के लिए करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कैलेंडर से संबंधित क्वेश्चन। कैलेंडर सभी प्रकार की कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो रीजनिंग जिसमें इंक्लूड होता है जरूर पूछा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इससे बनते हैं। तो वर्ष हमारे दो प्रकार के बनते हैं। वर्ष मतलब साल, एक तो सौर वर्ष और दूसरी है हमारी कैलेंडर वर्ष, जो हमारे घरों में कैलेंडर में यूज होती है। ये सौर वर्ष का मतलब है कि पृथ्वी अपनी दूरी पर 365 दिन 48 घंटे 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 47.2 सेकंड। पृथ्वी अपनी दूरी पर सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में समय लेती है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट और 47.2 सेकंड। ये होती है सौर वर्ष। यानी कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने का जो समय है वो होता है हमारा 1 साल का। जो एग्जैक्टली पूछे तो वो होता है 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 47.2 सेकंड। अब इसी से हम कैलेंडर बनाएंगे। कैलेंडर वर्ष हमारी दो प्रकार की होती है। एक तो होती है सामान्य वर्ष, एक होती है लीप वर्ष। सामान्य वर्ष में 365 दिन होते हैं एक साल में। जिस साल में 365 दिन होते हैं वो होती है सामान्य वर्ष। लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं। आप सब जानते होंगे लीप वर्ष। लीप वर्ष में जो फरवरी का महीना आता है उस फरवरी के महीने में 29 दिन होते हैं, यानी 29 फरवरी तक चलती है वो। इसमें 28 फरवरी होती है ओनली, और इसमें 29 फरवरी होती है, जिससे एक दिन में इजाफा हो जाता है लीप वर्ष में, इसलिए वो 366 दिन की हो जाती है। अब ये लफड़ा क्या है, इसमें एक दिन ये फालतू कहाँ से आ गया, इस लफड़े को समझने के लिए यहाँ जाइए। सौर वर्ष होती है 365 दिन और 5 घंटे कुछ मिनट। तो हमने क्या किया कि इसको टाइम कैसे जोड़ेंगे। कैलेंडर बनाने के लिए ये डाटा को थोड़ा छोटा करने, शॉर्टकट में करने के लिए 365 दिन का हमने एक साल मान ली। 365 दिन की एक साल रख लिया हमने। तो ये लगभग 6 घंटे और बच गए हमारे पास, लगभग 6 घंटे और बच गए। तो 6 घंटे मिलकर 6 इसके रह गए। मान लीजिए कि पहले साल है कोई 2001 मान लीजिए, फिर 2002, 2003, 2004। ये 365 दिन की, ये भी 365 दिन की, ये भी 365 दिन की। मैंने माना है कि एक साल 365 की रख लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ पर है लगभग 6 घंटे अतिरिक्त बच जाते हैं। ये अतिरिक्त घंटे हम 3 साल लगातार, 3 साल में 6 इसके हो गए, 4 साल में 6 इसके हो गए, 6 इसके हो गए, अतिरिक्त हो गए। ये 6 मिलकर एक दिन का निर्माण कर लेती है। 6 घंटे 6 घंटे 6 घंटे यानी कि 24 घंटे हो गए। 24 घंटे में हमारा एक दिन बनता है, आप सब जानते हैं। तो 24 घंटे का एक दिन और हमारे पास बच गया। तो उस एक दिन को हमने क्या किया कि चौथी साल में ऐड कर लिया। तो वो चौथी साल बन गई हमारी 366 दिन की। इस प्रकार ये 29 फरवरी का लफड़ा है। तो वो दिन हमने पर्टिकुलर तारीख को रख दिया, वो एक दिन को हमने जोड़ दिया। 28 फरवरी के बाद एक और रख दिया 29 फरवरी, यानी कि लीप वर्ष में 29 फरवरी एक दिन एक्स्ट्रा हो जाती है, इसलिए वो 366 दिन की हो जाती है। तो आपने समझा। अब यहाँ पर भी हमने 6 घंटे लिए, लेकिन यहाँ पर पूरे 6 घंटे नहीं है। आप देखेंगे 5 घंटे 48 मिनट, यानी लगभग 12 मिनट और रह गई। 1 घंटे हमने 12 मिनट फालतू ले लिए। यहाँ पे 6 घंटे नहीं बन रहे, लेकिन हमने 6 घंटे मान लिए।
वहाँ पर 48 मिनट रहे, 1 घंटे में 60 मिनट होती है, तो 12 मिनट और रह गई हमारी। ये 12 मिनट हम साथ में लेके चल रहे हैं, ये हमारे ऊपर उधार है, ये 12 मिनट और हम देंगे। वो आगे देंगे, कैसे देंगे उसको हम आगे समझाएंगे आपको शताब्दी वर्ष वाले में। पहले आप इनको समझ लीजिए। अब कोई साल दे देगा तो आप कैसे पता करेंगे कि वो लीप वर्ष है या फिर सामान्य वर्ष है, साधारण वर्ष है। उसका पता करने का एक सीधा सा मेथड है। मैंने यहाँ बताया कि 2001, 2002, 3 और प्रत्येक 4 साल बाद एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। यानी कि प्रत्येक 4 साल बाद, 4 साल का हमारा सर्किल बनेगा, प्रत्येक 4 साल बाद एक दिन और हो जाएगा। यानी प्रत्येक 4 साल बाद हमारी लीप वर्ष आती है, तो हम 4 का भाग दे देंगे। जिसमें भी 4 का भाग जाता है लास्ट के 2 अंकों में, जिस किसी साल में, वो लीप वर्ष हो जाएगी हमारी। तो आप इसमें दे लीजिए 8, 4 से कटते हैं, 4 का भाग जाता है पूरा पूरा, तो 2008 हमारी हो गई लीप वर्ष, क्योंकि 8 में 4 का भाग जाता है। 17 में नहीं जाता है, तो ये हमारी लीप वर्ष नहीं होगी, ये है साधारण वर्ष। तो कैलेंडर जब शुरुआत हुआ वो तारीख थी 1 जनवरी 1, पहली साल। उस दिन पहले दिन को माना था हमने सोमवार। इसलिए हम सप्ताह के पहले दिन को सोमवार लेते हैं। सप्ताह में हमारे 7 दिन होते हैं, आप सब जानते होंगे। सोमवार, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि और रविवार, ये होते हैं हमारे 7 दिन। सप्ताह का पहला दिन होता है हमारा सोमवार, ये हो गए वार। अब समझते हैं महीने। महीने आप जानते होंगे 12 महीने होते हैं एक साल में। किसी महीने में 28 दिन होते हैं, किसी महीने में 29 दिन होते हैं, किसी में 30 होते हैं और किसी में 31 होते हैं। वो आप कैसे याद रखेंगे वो देख लीजिए आप। तो हमारे महीने हो गए 12। पहला महीना आता है हमारा जनवरी, दूसरा आता है फरवरी, तीसरा आता है मार्च। आप थोड़ा सा देख लीजिए, वैसे आप जानते हैं। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और लास्ट का दिसंबर। ये होते हैं हमारे 12 महीने। तो इनमें किसी में 30 आते हैं, किसी में 31 आते हैं, वो देख लीजिए किस में कितने आते हैं। तो पहले जो हमारे जुलाई तक आते हैं वो महीने होते हैं हमारे, अगस्त तक। वो उसमें जो सम आएगी वो होते हैं 30 के, और जिन महीनों के अंक विषम है वो होते हैं 31 के। जैसे तो जनवरी हो गई हमारी 31 दिन की, क्यों मैंने इस कॉन्सेप्ट को आप याद रखिए। तो जनवरी 1 विषम तो 31 की होगी। फरवरी हमारा पर्टिकुलर केस है, ये तो या तो 29 की होती है या फिर 28 दिन की होती है। 29 दिन की होती है लीप वर्ष वाले में। लीप वर्ष पता करने का आपको मेथड मैंने बता दिया, उसमें 4 का भाग देंगे। अगर 4 का पूरा जाता है तो वो लीप वर्ष हो जाएगी। तो या तो होगी 28 की या होगी 29 की। अब मार्च 3 विषम है तो 31, अप्रैल 30, मई 5 31, जून 30, जुलाई 31। अब ये हो गई जुलाई तक, 7 तक। अब जो आगे चलती हैं उनमें विपरीत केस हो जाता है। यहाँ पर सम होगा वो होगा 31 का, और विषम होगा वो होगा 30 का। अगस्त होगी हमारी 31 की, सितंबर होगा 30 का, अक्टूबर होगा 31 का, नवंबर होगा 30 का, और दिसंबर होगा हमारा 31 का। तो आप बच्चों को सिखाया जाता है कि एक बार 30 का आता है, एक 31 का आता है।
लेकिन आप यहाँ देखेंगे, ठीक है चलो यहाँ पे 30 या फिर ये पर्टिकुलर केस है 31, 30, 31, 30, लेकिन यहाँ पर देखिए आप जुलाई 31 का है और इससे जस्ट अगला महीना अगस्त भी 31 का है, तो यहाँ पर हमारा वो रूल फेल हो जाता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ जुलाई तक 7 महीनों तक पहले तो आप ऐसा रखेंगे याद कि विषम जो जिन संख्या का नंबर आता है, जिन महीनों का नंबर आता है विषम, वो तो होगा 31 का, और सम आता है वो होगी 30 का, और 7 महीने के बाद 8 से लेकर 12 अगले महीने, अगले 5 महीने, उसमें रूल विपरीत हो जाता है, सम के लिए 31 और विषम के लिए 30। ये हो गए हमारे महीने। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देखने वाले हैं। जो हमारा साधारण वर्ष होता है वो लीप वर्ष होता है। साधारण वर्ष से जिस वार से शुरू होता है 1 जनवरी, उसी वार पर वो खत्म हो जाता है, यानी 31 दिसंबर। साधारण वर्ष में उस साल का जो पहला दिन होता है, उस पहले दिन का जो वार होता है, उस साल के अंतिम दिन का वही वार होता है। यानी अगर वो मान लीजिए वो पहला दिन उस साल का 1 जनवरी का मंगलवार है, तो उस साल का अंतिम दिन 31 दिसंबर भी मंगलवार का ही होगा। इसको आप नोट कर लीजिए। लीप वर्ष का होता है उससे एक अधिक आ जाता है, क्योंकि इसमें एक दिन एक्स्ट्रा में जुड़ता आता है 29 फरवरी वाला, तो इससे एक दिन आगे हो जाएगा। इसमें जो 1 जनवरी का वार होता है 31 दिसंबर को एक बार आगे बढ़ जाता है। मान लीजिए यहाँ पर वो सोमवार को शुरू हुई थी वो वर्ष, तो ये एक दिन और जुड़ जाएगी, यानी कि मंगलवार को। इसमें 1 प्लस 1 दिन और जुड़ जाता है। ये हो गया। साधारण वर्ष में जो अगली 1 साल के बाद अंतर वाले जो अगली साल शुरू होती है वो एक दिन आगे शुरू होती है। मान लीजिए 1 जनवरी 2003 को सोमवार था, तो अगली साल 1 जनवरी 2004 को क्या वार होगा, ऐसा पूछ ले, तो ये साधारण वर्ष है, तो इसमें एक बार और बढ़ जाएगा, यानी यहाँ पर सोमवार था तो ये मंगलवार का होगा। साधारण वर्ष में से अगली जो साल आती है वो एक दिन आगे बढ़कर दिन आता है। अब लीप वर्ष को देख लीजिए। लीप वर्ष में 1 जनवरी 2004 को मंगलवार मान लीजिए, तो इससे एक अगली साल को 1 जनवरी 2005 को कौन सा वार होगा, तो इसमें 2 दिन बढ़ा देंगे हम। मंगलवार के बाद 2 दिन और लेना है, एक बुधवार हो गया और अगला हो गया गुरुवार। इसमें +2 हो जाता है, 2 बार और आगे जोड़ देते हैं अगली साल का पहला दिन, इसमें 1 जोड़ेंगे, तो ये हो गया हमारे सामान्य फैक्ट। अब हम निकालेंगे विषम दिन। विषम दिन क्या, आगे हमारे क्वेश्चन पढ़ेंगे। इसमें जो कैलेंडर वाले में जो हमारी क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं वो कोई पर्टिकुलर तारीख दे देगा, 25 अप्रैल 2003 को ये वार था, मान लीजिए सोमवार था, तो वो पूछ लेगा हमसे 3 मई 2003 को कौन सा वार होगा। तो ये वार निकालने के लिए इन दोनों के बीच दिन गिनेंगे और उन दिनों में विषम दिन निकालेंगे। विषम दिन निकालने का जो तरीका है वो देखेंगे हम कैसे निकालते हैं। विषम दिन जितने दिन बनते हैं हमारे, उनमें हम 7 का भाग दे देंगे। 7, एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं, तो हम 7 का भाग दे देंगे। मान लीजिए हमारे पास है 65 दिन है, तो इनमें विषम दिन कितने हैं, तो हम 7 का भाग दे देंगे। जो शेषफल आएगा पूरा जाएगा, जो शेषफल बचेगा वही हमारे विषम दिन हो जाएंगे। तो 7 × 63 बच गए 2, तो 2 हमारे हो गए, इसमें विषम दिन हो गए। कुछ और ले लीजिए, मान लीजिए वो 70 है, तो ये विषम दिन लफड़ा क्या है। अब 65 दिन तो हम एक जोड़ेंगे नहीं। मान लीजिए वो नीचे वाला सवाल बताया था मैंने, तो उसमें 65 दिन हमारे बीच में बच गए, तो 65 दिन एक तो बढ़ाएंगे नहीं हम। यहाँ मंगलवार था, फिर आगे बुधवार, तो डायरेक्ट हम 7 का भाग देते हैं, तो विषम दिन बचेगा वो 2 दिन बचेगा, 3 दिन बचेगा। 7 में से कोई संख्या मिलेगी हमें, उस संख्या को उस वार से हम आगे बढ़ा देंगे। आपको सवाल से आगे क्लियर हो जाएगा। आप बस इतना समझ लीजिए विषम दिन कैसे निकाले जाते हैं। जो शेषफल बचेगा वही हमारे विषम दिन होंगे 7 का भाग देने के बाद। ठीक है, तो 70 मान लीजिए दिन बचे हमारे, तो इसमें विषम दिन निकालेंगे, 7 का भाग देंगे, तो 7 का इससे पूरा जाएगा, तो शेषफल कुछ बचेगा नहीं, तो
वो विषम दिन इसमें कुछ नहीं है, यानी कि जिस बार से वो स्टार्ट हुआ था वही बार आगे हम लिख लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। अब और देख लीजिए आप, मान लीजिए 28 है तो 28 में 7 का भाग देंगे तो विषम दिन हमारा आ जाएगा 0। मान लीजिए 29 है, फरवरी लीप वर्ष वाले 29 दिन होते हैं तो 29 है तो इसमें 1 आ जाएगा, 28 तक पूरा जाता है, 7 चौक 28 बच गया शेषफल 1 लिख लिया हमने। मान लीजिए 30 है तो 7 चौक 28 बच गए 2। मान लीजिए 31 है तो 7 चौक 28 बच गए पीछे 3। ये 3 संख्याएं मैंने पर्टिकुलर लिखाई, इनको आप डायरेक्ट याद रख लीजिए। जिस महीने में 28 दिन होते हैं उसमें विषम दिन होता है 0, जिस महीने में 29 दिन होते हैं उसका विषम दिन होता है 1, जिस महीने में 30 दिन होते हैं उनका विषम दिन होता है 2, जिस महीने में 31 दिन होते हैं उनका विषम दिन होता है 3। तो आप इनको डायरेक्ट याद रखें 0 1 2 3। ये 28 के लिए होगा, ये 29 के लिए होगा, ये 30 के लिए होगा, ये 31 के लिए होगा। अब हम देखेंगे कुछ क्वेश्चन ताकि ये पूरा क्लियर आपको हो जाए। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि एग्जाम के लिए काफ़ी अच्छे हैं पूछे जाते हैं ऐसे क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, लगातार 100 सालों में कितनी लीप वर्ष आएंगी। तो मैंने जो तरीका बताया था सामान्य तौर पर हम क्या करते हैं, जो साल होते हैं उसमें हम 4 का भाग देते हैं लीप वर्ष निकालने के लिए, तो 4 का भाग देंगे तो आ गई है 25। ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि उसका आंसर 24 आया है 25। अगर जो इन बीच में जो शताब्दी वर्ष आती है वो लीप वर्ष है तो आंसर होगा हमारा 25। अगर वो शताब्दी वाली वर्ष लीप वर्ष नहीं है तो उसका आंसर होगा हमारा 24, क्योंकि वो लीप वर्ष नहीं है तो एक वो घट जाएगी। देखिए अब देखें कुछ एग्जाम्पल ताकि ये आपको पूरा क्लियर हो जाए। इससे पहले मैं आपको एक और बात बता देता हूँ, अगर जो साल होती हैं उनमें अगर लीप वर्ष हमें निकालनी है तो 4 का भाग देंगे, अगर वो शताब्दी वर्ष होती है तो उसमें हम 400 का भाग देंगे। अगर वो 400 भाग पूरा जा रहा है तो वो लीप वर्ष होगी। जैसे कि ये 2000 है, इसमें 4 का भाग नहीं देंगे हम, इसमें देंगे 400 का, तो ये पूरा जाएगा। इसका मतलब 2000 हमारी है वो लीप वर्ष है। शताब्दी वर्ष को ये आप ध्यान रख लीजिए, अगर वो सामान्य साल है, साल में है तो उसमें हम 4 का भाग देंगे, अगर पूरा जा रहा है तो वो लीप वर्ष है। अगर वो शताब्दी वर्ष है, शताब्दी वर्ष का मतलब है ये 0, जैसे कि 1900 है, 1800 है, 2000 है, ये शताब्दी वर्ष बोलते हैं। अगर इनमें ये लीप वर्ष है या नहीं है इसका पता करना है तो इसमें हम 400 का भाग देंगे। इसको आप नोट कर लीजिए। अब देखते हैं, इसको एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि 2003 से 2103 के बीच हमारी 100 साल हो रही हैं। तो अब ये पूछेगा कि लगातार इन 100 सालों में कितने लीप वर्ष आएंगे। तो हमारे यहाँ जो शताब्दी वर्ष है उसको निकाल लीजिए। यहाँ पर शताब्दी वर्ष आएगी 2100, इसको चाहे ये लीप वर्ष है या नहीं तो इस 400 का भाग देंगे, 202, इसमें 4 का भाग नहीं जा रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों के बीच में जो शताब्दी वर्ष आ रही है 2100 वाली वो लीप वर्ष नहीं है। अगर लीप वर्ष नहीं है तो हमारा जो आंसर होगा वो होगा 24। अब आप 25 वाला देख लीजिए। मान लीजिए साल दिया है 1917 से 2017। अब पूछे कि इनमें लीप वर्ष कितने आएंगे, तो आप इनमें शताब्दी वर्ष निकालेंगे 2000। 17 से 17 तक बीच में जो शताब्दी वर्ष आती है वो 2000 आती है। आप समझ रहे हो। इसमें हम 400 भाग देंगे तो 400 भाग दे दीजिए आप, 20 20, 4 में इसका पूरा जा रहा है, यानी कि इसमें जो बीच में जो शताब्दी वर्ष आती है वो लीप वर्ष है, इसलिए इसका जो आंसर आएगा वो 25 आएगा। यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर देते वक्त हमें ये दिमाग में रखना है कि या तो इसका 25 आएगा 24 आएगा। ये कैसे रखेंगे, अगर बीच में शताब्दी वर्ष आ रही है तो वो शताब्दी वर्ष लीप वर्ष है तो हमारा आंसर होगा 25, अगर लीप वर्ष नहीं है तो हमारा होगा 24। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसको समझ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2, लगातार 400 सालों में कितनी लीप वर्ष आएंगी। तो हमारी 100 सालों में या 24 आती है 25 आती है। लगातार 400 सालों में कितनी आएंगी वो निकालेंगे हम। मान लीजिए कि 400 लगातार 400 साल है, 1700 ले लिया आप, 1700, अगली 1800, 1900 और 2000। ये हमारी होगी 100, ये होगी 100, ये होगी 100, ये होगी, लगातार 400 साल आ गए हमारे 1700 2000 तक। तो आप देखेंगे कि या तो इनमें एक साल में 24 लीप वर्ष होती हैं या फिर होती है 25। वो डिपेंड करता है कि वो शताब्दी वाली साल है वो लीप वर्ष है या नहीं है। शताब्दी वाली साल को लीप वर्ष पता करने के लिए उसमें 400 भाग देते हैं। तो इनमें आप देंगे 2 0 2 0 कैंसिल हो जाएंगे, ये 4 से नहीं कट रहा है, इसका मतलब ये लीप वर्ष
नहीं है। इसमें देंगे, इसे 4 से नहीं कट रहा, इसका मतलब ये भी लीवर्स नहीं है। इसमें देंगे 4 का भाग 19 में, तो ये भी नहीं कट रहा, ये भी लीवर्स नहीं है। ये तीनों लीवर्स नहीं है, यानी कि इनमें लीवर्स वाले दिन होंगे 24, इसमें भी 24 होंगे लीवर्स, और इसमें कितने लीवर्स होंगे वो देखेंगे। तो इसमें हम 400 भाग देंगे तो पूरा पूरा जाएगा, इसमें हो जाएंगे 25। तो इनको आप ऐड कर लीजिए कितनी लीवर्स आती हैं, तो ये आएंगी 97 हो जाएंगे हमारी, यानी कि लगातार 400 सालों में 97 लीवर्स आती है। अब देखते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3, लगातार 400 सालों में दिनों की संख्या क्या होगी, यानी कि लगातार 400 साल है, उनमें कितने दिन आएंगे वो पूछ रहा है हमसे। तो हम निकालेंगे, साल है हमारी 400, एक साल में सामान्य तौर पे दिन होते हैं 365, लेकिन इन सालों में कुछ लीव वर्ष भी आती हैं, और लीव वर्ष में एक दिन एक्स्ट्रा हो जाता है। तो हमारा जो हमने पहले इससे जो क्वेश्चन नंबर 2 किया था उसमें देखा था कि कितने लीव वर्ष आते हैं लगातार 400 सालों में, तो उसमें लगातार 400 सालों में 97 लीव वर्ष आती हैं। लीव वर्ष का मतलब ये हुआ कि उनमें एक 29 फरवरी का दिन और ऐड होता है, वो देखेंगे बाद में। 400 सालों में दिनों की संख्या निकाल रहे हैं, तो 400 साल 400 गुणा कर देंगे 365, क्योंकि एक साल में 365 सामान्य तौर पर दिन होते हैं, और 97 दिन लीवर साल वाले आ गए, तो 97 इनमें ऐड कर देंगे। इनको इसमें गुणा करेंगे 20, 26 और 14, और इसमें 97 जोड़ देंगे, 14, 60, 97, यानी कि 1,46,097 दिन आते हैं हमारे 400 सालों में दिन। ये हो गया हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर। ये ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि 400 सालों में दिनों की संख्या क्या होगी, तो आप ऐसी तरह निकाल लेंगे, 400 को 365 से गुणा करेंगे और 97 प्लस लीव वर्ष वाले ऐड कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे हमें, लगातार 400 सालों में 29 तारीख कितनी बार आती है। तो एक साल में हमारे महीने होते हैं 12, और 12 महीनों में 11 महीने होते हैं, उनमें तो 29 तारीख आती है। उसमें एक फरवरी का महीना होता है, वो लफड़ा करता है, वो कभी 28 का होता है, कभी 29 का होता है। लीव वर्ष वाले में 29 दिन का होता है, तो यानी कि बाकी सालों में तो 28 का होता है, उसमें 29 आती नहीं है। लीव वर्ष होता है, उसमें 29 एक और ऐड हो जाती है। तो इसको हम कैसे करेंगे, 400 साल हैं, एक साल में 11 महीने आते हैं जिनमें 29 तारीख पक्की होती है, तो उनको डायरेक्ट गुणा कर लेंगे। 11 का तो लफड़ा हो गया। अब बच गया एक महीना और, फरवरी वाला, उनमें कभी 29 आती है, कभी नहीं आती है, कभी 28 की होती है, कभी 29 की होती है, तो वो लीवर्स निकालेंगे। हमें पता है कि 400 सालों में 97 लीवर्स होती है। 97 लीवर्स होने का मतलब ये है कि 97 ऐसी वर्ष होती है जिनमें फरवरी 29 की होती है, तो यानी कि 97 लीवर्स वाले में फरवरी हो गई 29 की, तो 29 दिन हमारे नहीं, 97 दिन हमारी ये हो गई। ये 97 दिन कौन से हैं, 29 तारीख फरवरी के 29 तारीख वाले हैं, तो इनमें 97 ऐड कर लेंगे। इनको डायरेक्ट गुणा करेंगे, 400 को 44 और 97, 400 को इससे गुणेंगे 44 0, और इसमें 2 जोड़ 97 जोड़ देंगे, तो जो मैंने पहले ही खाता वही आएगा 44 97, यानी कि लगातार 400 सालों में 29 तारीख 4497 बार। तो आज की इस वीडियो को हम यही विराम देते हैं। आज हमने पढ़ा कैलेंडर के बारे में बेसिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। कल हम पढ़ेंगे इस प्रकार के क्वेश्चन। 25 जनवरी 2004 को मंगलवार था, तो 5 मई 2004 को कौन सा वार होगा। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। तो कल का वीडियो काफ़ी धमाकेदार होगा। आज का वीडियो आपको कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबाना न भूलें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले आपको मिल सके। तो मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, धन्यवाद।